पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ओकोनोमिया से, जिसका मतलब ही होता है हाउस मैनेजमेंट। ठीक है, कि भाई अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, वो अरेंज करने का तरीका ही हमें कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स। कि जहां कहीं भी अगर हमें 1 मिनट के लिए भी कुछ भी सोचने की जरूरत होती है, 1 मिनट के लिए भी हमें कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत होती है कि ये काम कैसे किया जाए, तो ये वाला सिचुएशन जहां कहीं भी आएगा वहीं पर क्या अप्लाई होगा बेटा? इकोनॉमिक्स होगा। चाहे हम मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे वेलफेयर से बात करें, चाहे हम रिसोर्सेज के रिलेटेड बात करें, चाहे हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। भाई अगर आप लोग यहां पर बैठे हैं तो फ्यूचर देख करके ही ना कि भाई हमें सीए बनना है, तो जहां भी इन सब चीजों के कारण हम लोग अगर जुड़े हुए हैं तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो हम लोग मॉडर्न इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मॉडर्न इकोनॉमिक की। अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वही देख रहे हैं। मॉडर्न इकोनॉमी की जो शुरुआत है वो 1776 से ही हो चुका था, जब एडम स्मिथ ने इसके बारे में बताया था। उससे पहले भी इकोनॉमी थी लेकिन उसका नाम था बेटा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अनुसार देख रहे हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं, तो उसमें किस तरीके की बातें होंगी? तो उसमें बोला गया था कि इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए 4 अलग अलग तरीके से समझना पड़ता है हमें। सबसे पहला हमने उसमें बताया था वेल्थ व्यू पॉइंट, दूसरा था वेलफेयर, तीसरा है बेटा स्केर्सिटी और चॉइस मेकिंग, और चौथा है डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। ये 4 पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिसके माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को जानते हैं। ठीक है, अगर वेल्थ की बात करें तो वेल्थ व्यू पॉइंट दिया गया था बेटा एडम स्मिथ के द्वारा। वेल्थ व्यू पॉइंट किसके द्वारा दिया गया? एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था 1776 में, जब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। 1776 में उन्होंने बुक लिखी थी, और ये जो डेफिनेशन है ये उनके बुक का भी नाम है, और साथ ही साथ हमारा क्या हो गया? डेफिनेशन भी आ गया कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। कि अगर कोई भी राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो उस राष्ट्र से रिलेटेड जो भी वहां की इकोनॉमी है, जो भी हम फंड की बात करें, जो भी हम वेल्थ की बात कर रहे हैं, जो भी हम मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा हमको किस चीजों को रिप्रेजेंट करेगा बेटा? इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, इकोनॉमिक्स को दिखाएगा। ये जो हमारा वेल्थ व्यू पॉइंट था इसको सपोर्ट किया गया था बेटा प्रोफेसर जेबी से के द्वारा। प्रोफेसर जेबी से के द्वारा उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। के अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन के बारे में बताता है, पैसों के बारे में बताता है। तो दोनों का वक्तव्य एक तरीके से सेम ही था कि भाई एडम स्मिथ भी बोल रहे थे कि पैसा के बारे में सोचना है, धन के बारे में सोचना है, मनी वैल्यू के बारे में सोचना है, और इन्होंने भी क्या बोल दिया कि हमें मनी वैल्यू के बारे में सोचना है। तो दोनों का मिलना जुलना सेम ही था। फिर उसके बाद कहता है कि जो एडम स्मिथ साहब थे उन्होंने मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में सबसे पहले बताया। अगर देखा जाए तो मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में सबसे पहले एडम स्मिथ ने बताया, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं बेटा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कि जो हमारे एडम स्मिथ साहब हैं उनको किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जानेंगे, मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहलाएगा हमारा। अब उसके बाद सेकेंड अप्रोच हमारे पास आता है बेटा वेलफेयर व्यू पॉइंट। बेटा एक बताओ, अगर आपके पास पैसा है तो आपको वेलफेयर के लिए भी ना सोचना होगा कि भाई हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए यहां पे आप लोग बैठे हुए हो, इसी तरीके से किसी बैच में 100 बच्चे हैं, किसी में 150 बच्चे भी, इस तरीके से भी काम होता है। अब अगर मान लीजिए उसमें एक आध बच्चा ऐसा जरूर होता है कि हो सकता है उसके पास एक्चुअल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, और अगर वो हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि सर ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, तो जरूर हम या तो उसका फीस कम कर देते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग। अब जैसे अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि एक पेरेंट्स आया था कि सर बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो मैं अपने बच्चे को तो ज्यादा खर्च नहीं कर पाऊंगा, आप लोग अगर जो भी फीस कर दे तो थोड़ा सा एहसान हो जाएगा। हमने बोला भाई एहसान वगैरह कुछ नहीं, हमारे पास इतने बच्चे बैठते हैं, एक और बैठ जाएगा तो कौन सा दिक्कत, आपको जो अच्छा लगे वो पेमेंट दे देना। उन्होंने 2100 रुपये काउंटर पे जमा कर दिया। मैंने भी सोचा चलो भाई ब्राह्मण का दक्षिणा मिल गया, काफी है हमारे लिए। तो अब ऐसे एक आध बच्चे हमारे पास आएंगे,
एक आध बच्चे इस तरीके से आएंगे। तो ये हमारे लिए क्या था बेटा, वेल्थ के साथ साथ वेलफेयर की भी तो बात कर रहे हैं हम लोग, वेलफेयर को भी देखना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बोलते हैं ना भैया आपको गुर्दा बेच के देना है तो दे दो, लेकिन हमें पैसा पूरा चाहिए, ऐसे काम चलेगा क्या? जैसे आपने मूवी देखी होगी तो उसमें हॉस्पिटल वाला केस सब देखते ही होंगे किस तरीके से होता है, लाश मिलेगी तभी जब पहले पैसा जमा करो। तो भाई वो हम प्योर वेल्थ व्यू पॉइंट के अनुसार तो चलेंगे नहीं, प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अनुसार तो चलेंगे नहीं, हमें तो सोशलिस्ट के अनुसार भी देखना पड़ेगा। तो यहां पर हमें वेलफेयर को भी देखना पड़ेगा, और इसके बारे में बताया गया था बेटा हमारे पास एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा 1890 में। किसके द्वारा बताया गया था? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा बताया गया था 1890 के अंतर्गत, जब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने बताया था कि देखिए वेल्थ मैं मानता हूं कि जरूरी है, वेल्थ हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अगर ये कह दें कि हमारे लिए मेन प्रायोरिटी है तो ऐसा नहीं है, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी भी हो सकती है। हम मेन फोकस रखें कि वेलफेयर हो, हां, लेकिन ये जरूरी है कि वेलफेयर तो तभी कर पाएंगे ना जब खुद के पास वेल्थ हो। अगर खुद के पास वेल्थ नहीं होगा तो क्या हम वेलफेयर कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। भाई अगर हमें दूसरों का सेवा भाव करना है तो खुद के घर में खाने नहीं होगा, चलेंगे हम लंगर लगाने हैं। भाई पहले अपने घर का भी तो देखभाल करना पड़ेगा, तो हमारे पास वेल्थ का होना भी क्या होगा, जरूरी है। तो जो हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन आता है मटेरियल वेलबींग या वेलफेयर व्यू पॉइंट, इसमें यही बात कहता है कि आप वेलफेयर करो लेकिन उसके लिए वेल्थ का होना जरूरी है। तो हमारे पास बैक डोर से क्या होता है, वेल्थ की एंट्री यहां पर हो जाती है। ठीक है, बैकडोर से क्या होगा, वेल्थ की एंट्री हो जाएगी। और इसको सपोर्ट किया गया था बेटा एसी पिगू के द्वारा। किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था? एसी पिगू के द्वारा। और एसी पिगू साहब ने यहां पर कहा था कि मनी तो मात्र एक साधन है वेलफेयर को प्राप्त करने का। मनी मात्र एक क्या है, साधन है वेलफेयर को प्राप्त करने का, वेलफेयर को अचीव करने का। ठीक है, और कहीं थे जैसे अगर एक इंसानों के लिए बैकबोन का होना आवश्यक है, एक इंसान के लिए क्या है, बैकबोन का होना आवश्यक है, तो अगर एक इंसानों के लिए बैकबोन का होना आवश्यक है तो उसी तरीके से मनी हमारे लिए क्या है, वेलफेयर का बैकबोन है। भाई अगर इंसान के पास बैकबोन नहीं हो तो आप कोई काम कर पाएंगे? अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो क्या हम खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से अगर वेल्थ नहीं है तो हम किसी भी तरीके की कोई भी अदर एक्टिविटीज नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं वहां पर, उसको बैकबोन के नाम से जानते हैं। तो मनी जो होता है वो सिर्फ एक मीडियम होता है वेलफेयर को अचीव करने का। मनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर को अचीव करने का मात्र एक साधन है और कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास मनी है तो हम वेलफेयर करेंगे, नहीं है तो हम उतना नहीं कर पाएंगे। भाई आपने एक मूवी देखी होगी दूल्हे राजा, उसमें जो प्रेम चोपड़ा है वो बार बार एक ही डायलॉग देता है ना, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। भाई जब हमारे पास खुद खाने के पैसे नहीं है तो क्या मैं वेलफेयर कर पाऊंगा? नहीं कर पा। हमारे पास वो स्टॉक होना तो चाहिए, हमारे पास वो रिसोर्सेज होनी तो चाहिए। जब तक वो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होगा हम दूसरों की कैसे मदद कर सकते, हम दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे? तो ये चीजें यहां पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब यह याद रखिएगा कि वेलफेयर व्यू पॉइंट किसके द्वारा दिया गया था? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। कब दिया गया था? 1890 में। कौन सी बुक लिखी गई थी? द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। और ये जो एल्फ्रेड मार्शल साहब है इनको बोला जाता है बेटा फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये चीजें आपको यहां पर बेसिकली क्या करना होगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। अब उसके बाद तीसरी बात आती है बेटा स्केर्सिटी और चॉइस मेकिंग। स्केर्सिटी और चॉइस मेकिंग। बेटा देखो जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको बहुत इच्छा होती है कि ये हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ चीजों की ऐसी कमी होती है कि हमें उधेड़-बुन में उन चीजों को छोड़ना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो अगर अब उस केस में हम लोग देखेंगे, अगर स्केर्सिटी की बात करें तो भाई कमी, स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी। तो देखिए हर इंसानों की ना इच्छा शक्ति तो असीमित होती है। भाई हम भी यहां पे बैठे हैं तो हम सोचते हैं कि एक ही दिन में पूरा 100% कोर्स हो जाए, आप भी खुश हम भी खुश, लेकिन पता चलता है कि भैया अभी आदत इतने देर बैठ करके पढ़ने की है नहीं, कैसे काम किया जाए? दिक्कतें तो क्रिएट होंगी ना, फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा। तो आ गई बात रिसोर्सेज की।
जैसे अभी तो आप लोग नॉर्मली 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं हमसे, ज्यादा मैं पढ़ाता नहीं, अभी 1.5 घंटा ही पढ़ाते हैं। अगले वीक से ये 2 घंटा हो जाएगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में आ जाऊंगा 9 बजे से। तो अब जैसे ही ये चेंज होगा, जैसे ही ये बदलाव होगा, तो हमारे पास प्रॉपर 2 घंटा होगा। लेकिन जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टेंशन फ्री रहना, आराम से 8.5 घंटे लगातार एक क्लास लगेंगे, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स साफ। आराम से 2 दिन में 7.5 घंटे की क्लास रखेंगे, पूरा मैक्रो साफ। 3 क्लास में पूरा एक बार रिवीजन, मैराथन के नाम से। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मजाक करते हैं, 8.5 घंटा कौन पढ़ाता है। टॉपर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, 12 घंटे का लेक्चर है हमारा, और लगातार आराम से, बीच में 2 बार ब्रेक देता हूं 15 मिनट 20 मिनट का, और आराम से रिवीजन चलता है। तो अब क्या हुआ कि रिसोर्सेज उस अनुसार ना, भाई सबका कोर्स खत्म हो गया, टाइम हमारे पास पूरा है, मैं अगर दोनों ही क्लास नवल भाई ले गए, तो अगर मान लीजिए कि दोनों की जगह की बात करें, हम लोग दोनों ही जगह की देखें, तो अभी हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज की कमी है भाई, क्योंकि दूसरी क्लास भी है, फिर आपको कल भी आना है, तो ये सारी चीजें चलेंगे। लेकिन जब एक बार खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद दूसरे क्लास के बदले भी मैं क्लास ले लूं, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा, नहीं होगा। तो हमारे पास जैसे ही रिसोर्सेज बढ़ेगा, तो काम करना शुरू करेंगे ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, उस रिसोर्सेज के बदले अल्टरनेटिव यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अल्टरनेटिव, कि भाई हमने अपने माइंड में कर लिया कि इतनी सिलेबस है, इतना क्लासेज हमें लगना है, इतने घंटे पढ़ाना है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो हमेशा ह्यूमन वांट्स क्या होगा, अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेज क्या होगा, लिमिटेड। अभी थोड़ी देर के बाद मैं इस चीज के बीच में डिफरेंस बताऊंगा कि हमारी वांट्स क्या होती है और हमारी नीड्स क्या होती है। दोनों के बीच में अंतर में बताऊंगा कि हर जगह पे जब हम वांट्स की शब्द की बात कर रहे हैं, तो वांट्स का आखिर मतलब क्या होता है। फिर हम अगर वांट्स कहते हैं कि हमें ये चाहिए, तो फिर नीड्स क्या होता है। तो दोनों के बारे में अभी हम बात करेंगे इसके अंतर्गत। और फिर वो जो शब्द बताएंगे उसको हमेशा याद रखना है, पूरी इकोनॉमिक्स में हम वांट शब्द ही यूज करेंगे, ठीक है। नीड्स बहुत ही कम जगह पर यूज होगा, तो इसलिए डिफरेंस का होना जरूरी है। ओके, तो हमने क्या बोला कि ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेज क्या होगा बेटा, लिमिटेड और स्कार्स। रिसोर्सेज की हमेशा क्या होगी, कमी होगी। तो हमें क्या करना होता है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसी का अल्टरनेटिव यूज करना होगा या नहीं करना होगा। जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसी का हमें क्या करना होगा, बेहतर इस्तेमाल करना होगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होगा। और वो जो हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, तभी जाकर के ना हम अपनी दिक्कतों का सामना कर पाएंगे। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं और सुबह सर मैथ्स पढ़ा के गए होंगे, आपको हो सकता है कोई भी टॉपिक उन्होंने रेशियो वगैरह कुछ स्टार्ट किया होगा इस तरीके से। कौन सा, इंडाइसेज। अब एक वो बताओ, इंडाइसेज हमारा पहले चैप्टर के पार्ट है। अब आप में से कोई बच्चा खड़ा हो जाए, सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कब कराएंगे। अब बताओ, क्या वो पहली क्लास में संभव है करा पाना। और अगर पहली ही क्लास में करवा दिया जाए, तो बेटा आपका जरूर बहुत सारे बच्चों का मोह भंग हो जाएगा कि सीए रहने देते हैं, कुछ और कर लेंगे। क्योंकि वही एक ऐसा टॉपिक है जो 12th में भी परेशान किया होगा, जिसने मैथ्स रखा होगा। और 12th में पूरे साल पढ़ के आए हो, यहां पे 3-4 क्लासेज में क्या कर लोगे। और आप तो 12th में चलो 1 बुक या 2 बुक पढ़ के आए होंगे, हम लोगों के जमाने में तो 13 बुक चलती थी। मुझे याद है कि जब 2003-4 में हम लोग 12th करते थे बिहार बोर्ड से, तो सिर्फ 13 मैथ्स की बुक थी, क्योंकि 11th-12th का कंबाइंड होता था। और जो कैलकुलस आप डिफरेंशियल इंटीग्रेशन छोटा सा एक बुक पढ़े होंगे ना, वो टोटल 1150 पेज से ज्यादा की बुक थी जब हम लोगों ने पढ़ा था ओनली। तो अब भैया इस टाइम में तो दिक्कत होगा ना भाई, रिसोर्सेज अगर हमारा है तो उस अनुसार देखेंगे। अभी आपके सीए फाउंडेशन का सिलेबस आपके सामने है। मेरे माइंड में टारगेट क्या होगा, सितंबर एग्जाम। टारगेट हमारे लिए क्या होगा कि सितंबर में अगर एग्जाम होता है, तो उससे पहले हमें कोर्स खत्म करवा के रिवीजन कराना है। लेकिन वही जब आपने 12th में इस इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा, तो एकदम मास्टर जी आराम से, अगर 4 बजे की क्लास है तो 4:10 4:15 तक आते थे। 1 घंटा पढ़ाना होता था 5 बजे तक, 4:50 में छोड़ भी देते थे। बोलते थे अरे बेटा बहुत समय है, 1 साल में इतना पढ़ना है, काहे ले टेंशन ले रहे हो। तो देख लो, वहां पर अगर रिसोर्सेज था तो कैसा इस्तेमाल हुआ, और यहां पर उसका 5 गुना कोर्स है, और समय कितना है, 3 से 4 महीने।
तो अब हमें कैसा करना पड़ेगा, इसी में से ना उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास रिसोर्सेज है इसका हम बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यही इकोनॉमिक्स बताएगा। और इसी को बताया गया था लॉयनल रॉबिन्स के द्वारा 1931 में, जब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। उस केस में उन्होंने ये चीजें हमें यहां पर बताई थी। ये तीन हमने ऐसा था जो पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, तो आप बस नोट कर लेना। जिन बच्चों की आज पहली क्लास है वो नोट कर लेना, ज्यादा नहीं, 1 या 1.5 पेज होगा, उससे ज्यादा था नहीं, 2 पेज था। चलो कोई बात। अब आज से जो है मेन कहानी हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। फिर देखिए बेटा, अब इसमें 4th पार्ट आता है बेटा, डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। कौन सा मेथड है हमारे पास, डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। तो अगर हम डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते तो इसको दिया गया था बेटा पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा। पॉल ए सैमुअल्सन ने नाम में क्या रखा, डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, कि जो भी हमें बातें करनी है वो किसके लिए करनी है, ग्रोथ के लिए। भाई इनका कहना था कि देखो, एक ने बता दिया वेल्थ के लिए, एक ने बता दिया वेलफेयर के लिए, और एक ने बोला कि भैया रिसोर्सेज हमारे पास कम होता है, स्कार्स होता है, तो हमें अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए, मतलब हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। भाई आप भी जब 12th का अभी एग्जाम दिए होंगे तो उससे पहले घर वालों ने आपसे जरूर बोला होगा, बेटा आगे क्या करना है बताओ, क्या चाहते हो, अगर नहीं चाहते हो तो फिर बताओ, मैं बताता हूं कि करना क्या है, बोला होगा इस तरीके से। तो इसका मतलब अगर ऑप्शन एक से ज्यादा होती है तो हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत होगी ना, क्या करें क्या ना करें। तो आगे हम डिसीजन मेकिंग के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें। तो अगर हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत है तो वो भी हमने देख लिया अभी। भैया अब ये भी तो सोचो कि आपका ग्रोथ कैसे होगा। जैसे अभी आप लोगों ने न्यूज वगैरह तो देखते ही होंगे, या न्यूज वगैरह नहीं देखते हो, मोबाइल पे रील्स तो आजकल कोई बच्चा छोड़ता ही नहीं है, रील्स तो कोई बच्चे छोड़ते नहीं है, सभी बच्चे रील्स देखते ही होंगे। उसमें अभी यूपीएससी के रिजल्ट का बार बार रील्स आता होगा, आपके पास आता है ना। उसी में दिल्ली का ही एक बच्चा था जिसने बिना कोचिंग लिए पास किया 3rd अटेम्प्ट में, उसका भी रैंक अच्छा आ गया। फिर उसी तरीके से हिंदी मीडियम से जो टॉप किया है बिहारी भैया, उसका भी देखा होगा आपने। उसके बाद जो है यूपीएससी में इस बार रैंक 1 पे आलोक श्रीवास्तव या आदित्य श्रीवास्तव ना, लखनऊ के जो हैं, उसका भी आप लोगों ने देखा होगा। तो अब एक होते हैं, उन्होंने जब ये चीजें देखी होंगी, ये करी होंगी, तो भाई क्या उन्होंने अपने लिए सारा टाइम मैनेजमेंट नहीं किया होगा क्या। भाई आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपका ग्रोथ कैसे होगा, आप कैसे डेवलप कर पाओगे, ये चीज तो आप ही को ना सोचना पड़ेगा। हम आपको क्या कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं कि बेटा ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, इस रास्ते पे चलना। अब होता भी है, यही होता है कि जब हम बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं या बच्चों को कुछ बताते हैं तो बच्चे एकदम मोटिवेटेड हो जाते हैं कि आज से तो बस पढ़ाई पे ध्यान रखना है। लेकिन जब सीढ़ी उतर रहे होते हैं और दोस्त कंधे पे हाथ रख के कान में कुछ बात बोल देता है, बोलता है रहने दे, मास्टर का तो काम ही है बकैती करना, पैसा इसीलिए तो लिया है। कि मास्टर के द्वारा दिया गया जो भी मोटिवेशन था वो दोस्तों के मोटिवेशन के आगे फीका पड़ जाता है। तो फिर वहां पर ग्रोथ में दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी, दिक्कतें आएंगी ना। तो अब यहां पर इन्हीं चीजों को देखते हैं हम लोग, अभी इन्हीं चीजों को देखते हैं। जैसे अभी जो है पाकिस्तान को नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का बहुत बड़ा खादान मिला है। पाकिस्तान को बेचारा खुश था कि अब लगता है हमारी गरीबी मिटेगी और हम भी सऊदी अरबिया बन जाएंगे। चाइना बोलता है औकात में रहो, तुम हमारे अंदर हो, अब इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार है। अब पिछले 4 दिन से दोनों में इस बात के लिए टेंशन है किसका। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि मैं अगर किसी से कर्ज लेके बैठा हूं तो सामने वाला तो बोलेगा ना, जब तक कर्ज नहीं चुकाता तो हिल कैसे लेगा। आप इसमें कोई ऐसे हो जो देहात के हो, विलेज एरिया, गांव के हो, हैं आप गांव वगैरह में जानते होंगे कि खेत वगैरह पे पैसे उठा लिए जाते हैं, खेत सामने वाले का हो चला जाता है। अब वो तब तक खेत उसका है जब तक आप उसका पैसा वापस नहीं कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान ने जब तक उसका कर्ज नहीं चुकाया तो उस पर अधिकार किसका, चाइना का। अभी बेचारा टेंशन में कि इतना भंडार मिला है वो भी हमें लेने नहीं देगा।
तो भैया आपको ग्रोथ के लिए अगर सोचना है तो ऊपर वाली तीनों चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा। सिर्फ वेल्थ सोचने से आपका काम नहीं चलेगा भाई। अगर एक वो बताओ, किसी गांव में एक आदमी बहुत पैसा वाला हो और बाकी सब भिखारी बने रहे, तो क्या गांव का डेवलपमेंट हो जाएगा? शहर का डेवलपमेंट हो जाएगा? देश का तरक्की हो जाएगा? कि आज सारा पैसा अंबानी के पास चले जाए, बाकी सभी बेरोजगार रहे, तो क्या देश का ग्रोथ होगा? क्या नहीं होगा भाई। उसके लिए तो सबका साथ और सबका विकास की बात करनी पड़ेगी, तभी जाके डेवलपमेंट हो सकता है। तो अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो बाकी तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर उन तीनों में से एक की भी दिक्कतें आएंगी तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो पॉल एसएमुअल्सन ने इसी बातों पे जोर दिया कि हाउ मैन एंड सोसाइटी कैन चूज अल्टरनेटिव फॉर हिज डेवलपमेंट। मैं हूं, मुझे पता है कि मैं अपना काम कैसे कर सकता हूं। जैसे कभी कभी आपके भी घर वाले आपको बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, जब भी देखता हूं तुझे एकदम घूमते फिरते देख रहा हूं, तो आप क्या बोलते हैं? मम्मी मुझे भी पता है कि कैसे करना है, नहीं करना, मैंने अपना काम कर लिया है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो हाउ मैन एंड सोसाइटी कैन चूज अल्टरनेटिव फॉर हिज डेवलपमेंट। आप अपने विकास करने के लिए कैसे अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि वेल्थ से काम चलेगा, वेलफेयर से काम चलेगा, डिसीजन मेकिंग से काम चलेगा, ताकि हमारा क्या हो, ग्रोथ हो सके। तो जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसी के बेसिस पे ना बात करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप रिसोर्सेज बढ़ा देंगे, रिसोर्सेज तो हम बढ़ा नहीं पाएंगे, रिसोर्सेज तो हमारा पास लिमिटेड ही रहेगा। रिसोर्सेज हमारे पास क्या होगा, लिमिटेड ही होगा। तो जब रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ही है तो दिक्कतें क्रिएट होंगी या नहीं होंगी? दिक्कतें देखी जाएंगी या नहीं देखी? तो वो चीजें यहां पर बताया गया था पॉल एसएमुअल्सन के द्वारा। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये आपके बुक में नहीं है, बट क्वेश्चन हर अटेम्प्ट पूछा जाता है इससे। जो भी हमारी पहली क्लास में होंगे मैंने क्लियरली बता दिया था, इसलिए इसको ध्यान में रखना। और अभी देखना ना, अब चलेंगे कि जो आईसीआई के बुक में है और ये सारे वर्ड वहां पर फिर से आएंगे, तो इसका मतलब जरूरी है, तभी तो दिया हुआ है। तो लिखिएगा किसके द्वारा दिया गया था बेटा? पॉल एसएमुअल्सन। How man and society choose alternative for his development. How man and society can choose alternative for his development. तो इसमें अब सारी बातें आ जाएंगी ना, वेल्थ की भी बात आ जाएगी, वेलफेयर की भी बात आ जाएगी, और स्केर्सिटी और चॉइस मेकिंग की भी बात आ जाएगी। इसके बिना हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज का कैसे हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करके ग्रोथ कर सकते हैं, इसके बारे में यहां पर क्या करना होगा, बताना होगा। ओके, अब यहां पर एक नए इकोनॉमिस्ट की नाम आ जाता है बेटा, जेकब वीनर। सबसे अच्छा डेफिनेशन यही है। जैसे अगर घर वाले आपसे पूछते हो कि बेटा आगे क्या करना है बताओ, तो आप क्या बोलते हैं? करना तो वही होगा जो आपका दिल करेगा, बताओ करना क्या है हमें। होता ही नहीं होता है। तो ये हाँ सिंपल सा कहता है, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करता है, हमें कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिस्ट ने बता दिया ये सारे फंक्शंस है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमें वो काम करना है, बात खत्म। हम उसके बारे में और कुछ दिमाग में नहीं लाते, हमें वो सोचने की जरूरत नहीं है। भाई क्या हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं क्या? हम पॉलिसी एडॉप्शन करते हैं क्या? हम सिर्फ और सिर्फ उसको देखते हैं, अच्छा ये हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अब इसी के अनुसार करेंगे। काम ये किसी और का है, हम तो सिर्फ क्या करते बेटा, एक्सेप्ट करते। तो काम कौन कर रहा है? इकोनॉमिस्ट। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं बेटा, एक्सेप्टेंस दे देते हैं। हाँ भैया ठीक है, आपने जो कह दिया वही सही है, नहीं सही होगा तो हम लोग उसके लिए धरना प्रदर्शन फलाना डिमका कुछ भी करते रहते, चलता रहता है। तो यहां पर सीधा क्या लिखेंगे,
इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करता है। ये हमने सिर्फ बेसिक टर्म्स बता दिया था जिसको समझना था। ओके, अब देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स का जो सबसे बड़ा टर्म्स यहां पर है वो हमने क्या बोला था कि वांट्स और नीड्स के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? वांट्स और नीड्स के बारे में। बेटा वांट्स का मतलब होता है चाहत, मतलब हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, और नीड्स का मतलब होता है बेटा आवश्यकता, जरूरत। ठीक है, अगर वांट्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, मैंने सोचा चलो एक और गाड़ी हो जाए, ये हमारे लिए क्या होगा? वांट्स है ना। अगर हमारे पास मान लो सारी सुख सुविधाएं हो, किसी चीज की कमी ना हो, हमने सोचा एक और कार खरीद लिया जाए, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? वांट्स हो जाएगा। भाई हम बाहर में छोटे मोटे ढाबे पे ना खाना खाएं, छोटे मोटे ठेले पे ना जाएं, हम सीधा 5 स्टार होटल जाएं, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? वांट्स होगा। तो याद रखिएगा, हमारे पास कुछ अतिरिक्त हमें मिल जाए, याद रखना, जिसकी आवश्यकता ना हो, अतिरिक्त हो। अतिरिक्त का मतलब एडिशनल, अतिरिक्त का मतलब क्या होता है? एडिशनल। तो अगर हमारे पास कुछ एडिशनल हमें मिल जाए, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा? वांट्स कहलाएगा। ये हमारे लिए क्या होगा? वांट्स कहलाएगा। लेकिन जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता वो कहलाता है नीड्स। जैसे हम लोग कहते हैं ना बेटा, रोटी कपड़ा और मकान। बेटा बिना भोजन काम चल सकता है? रहने के लिए घर चाहिए कि नहीं चाहिए? पहनने के लिए कपड़ा चाहिए या नहीं चाहिए? ये हमारे लिए क्या होगा बेटा? बेसिक नीड्स है ना। क्या इसके बिना जिंदगी जी सकते हैं? तो सर्वाइवल के लिए जो जरूरत होती है, सर्वाइवल के लिए जो जरूरत होती है वो क्या होता है? नीड्स। और एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर कुछ भी होता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? वांट्स के नाम से। हां, आजकल के सिचुएशन को देखते हुए ये थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर हुआ है वांट्स और नीड्स के अंतर्गत, थोड़ा सा बदलाव इसमें जरूर हुआ है। क्योंकि आप लोग भी गाना गाते हो, जिंदगी बन गए हो तुम, है कि नहीं? आदत से पड़ गई है, तो ये सब हमारे लिए क्या है? नीड्स बन गया ना। तो कभी कभी वांट्स भी हमारे लिए क्या बन जाता है? नीड्स बन जाता है। आजकल ये जो फोन आया था ना बेटा, तो ये फोन इसलिए आया था कि ताकि आप कहीं पर अगर बाहर हैं तो अपने घर वालों से हालचाल पूछा जा सके, या घर वाले आपसे हालचाल पूछ सके, कहां हो, क्या हो, कोई दिक्कत तो नहीं, इस चीजों के लिए। लेकिन आजकल इसकी उपयोगिता कितने लोगों ने करनी है ये सभी जानते हैं। सिर्फ इस चीज के लिए तो यूज नहीं करते होंगे कि चलो अच्छा ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जरा इसके बारे में कुछ टॉपिक हम देख लेते हैं ना। बेटा मोबाइल में अगर हमने कोई पीडीएफ भेजा होगा कि बेटा इसको पढ़ना, तो आपने वो पीडीएफ खोला, 2-4 मिनट देखने के बाद वहीं से पता चला कि आ गए यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, फलाना ढिमका। फिर कब 2-4 घंटे उस रील्स के माध्यम से निकल गए, पोस्ट के माध्यम से निकल गए, न्यूज शेयर करते हुए निकल गए, पता नहीं चलाना। क्या ये इसकी उपयोगिता थी? नहीं थी। लेकिन अब चूंकि हम जब उसके एडिक्टेड हो गए हैं तो हमारे लिए वो नीड्स हो गई ना। बेटा जब फोन का बैटरी 1 या 2% बचा हो ना, चार्जर के लिए ऐसे दौड़ते हो जैसे इंसानों के मुंह से ऑक्सीजन का पाइप दब गया हो। ऑक्सीजन की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से दौड़ोगे, चार्जर कहां है, लाओ जल्दी से, बंद होने, अब ठीक है, ऑफ नहीं। तो हमने क्या करा? वांट्स को नीड्स बना दिया या नहीं बना दिया? ये बदलाव हुआ है हमारा। 5 मिनट अगर मोबाइल का नेट नहीं चले तो कितना हंगामा क्रिएट हो जाता है, होता ही नहीं होता। भले ही कितने लोगों की जान चली जाए वो अलग बात है, लेकिन नेट, रे बाबा, ये तो बहुत बड़ा दुर्लभ हो गया, नहीं हो जाता। तो आप अपने नीड्स और वांट्स में थोड़ा सा इसमें क्या कर सकते हैं? अंतर नहीं कर पाते। जब हम डिमांड पढ़ाएंगे तो वहां पर इनके एग्जाम्पल्स के साथ भी बताएंगे, बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ गुड्स की भी बात करेंगे हम लोग।
किस किस जगह पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा, उन सब चीजों की भी बात करेंगे। तो वहां पर ये कंस्पिशियस नेसेसिटीज की बात करूंगा मैं, उसको देखेंगे हम लोग की क्या आवश्यकता हमारी पड़ जाती है। तो ये क्या हो गया बेटा, आजकल पहले हम लोगों के जमाने में होता था कि सुबह सुबह उठते थे ना, मम्मी बाबूजी के पैर छू के प्रणाम करते थे। आजकल उठने के बाद पहला शकल किसका देखते हैं, कोई मैसेज वैसेज तो नहीं है, अरे दादा इनका मैसेज है तो रिप्लाई नहीं किए, ये ले हाँ अब ठीक है। तो हमने वांट्स को क्या बना दिया बेटा, नीड्स बना दिया ना, ये हमारी जरूरत होगी। अभी मैं एक इमेज के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझाता हूं आपको, जरा देखिएगा कि कैसे हमने अपनी जरूरत को ऑप्शनल बना दिया है, ठीक है, और ऑप्शनल को अपनी जरूरत बना ली है हमने। आ जा चिरकुट महाराज, कहां जा रहे हो, आजा बेटा। देखिए, अरे रुक जा, कहां जा रहा है, क्या लिखा है बेटा हमने, वांट्स वर्सेज नीड्स, वांट्स वर्सेज। वांट क्या हमने बोला था, अगर हमें कुछ एडिशनल मिल जाए तो बेहतर है, ज्यादा है तो अच्छा है। बेसिक जरूरतें नहीं है, हमारे पास सारी सुविधाएं, बट एडिशनल हो जाए तो यह हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा या नहीं होगा। तो क्या लिखा, समथिंग दैट इज डिजायर, वांट इज सिंपली समथिंग दैट ए पर्सन वुड लाइक टू हैव, होना चाहिए, अगर हो जाए तो बेहतर है। तो जैसे कार, एसी, फ्रिज, टीवी, ये सब हमारी एडिशनल रिक्वायरमेंट है। भाई जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं कि एसी में रहेंगे तब ये जिंदगी जिएंगे, बहुत सारे लोग हैं उनके घर में तो पंखा भी ना होगा, तो क्या करेंगे। तो बेसिक नीड यहां पर है कि गर्मी में पंखा का होना जरूरी, लेकिन एसी लगा दे, ये हमारी अपनी सहूलियत होगी ना, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएगा, वांट्स। और नीड्स क्या होगा, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, समथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जिंदगी जीने के लिए जो आवश्यक है, जिंदगी जीने के लिए जो आवश्यक है वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, नीड्स के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, वो हमारा नीड्स के नाम से। जैसे आप देखिए यहां पर इमेज, दो चीजें लिखा हुआ है बेटा, फ्री वाईफाई और वाटर, यही चीजें लिखा हुआ है यहां पर, देखिए यही लिखा हुआ है ना। अब देखो, जैसे डर्मीकूल का प्रचार करता था तपती गर्मी में, है कि नहीं। अब इस बेचारे को देख रहे हो, सुकरूलाल को, अब धूप में लगेगी प्यास, इसको ढूंढना क्या चाहिए था बेटा, पानी। लेकिन आजकल के बच्चों को देखते होगे, मोबाइल देखते टाइम सारा भूख प्यास सब मिट जाता है कि नहीं। और छोटे नन्नू टुनकू टुनकू सब बच्चों के साथ भी यही दिक्कत है, मोबाइल दे दीजिए बस हाथ में लगा लिया, मैं तोता हरे रंग का मैं तोता, आराम से 2-4-5 घंटे फील नहीं चलता रहता। मैं आजकल नए बच्चों जनरेशन में यही हाल है। तो ये हमारे लिए क्या है बेटा, नीड्स है ना, ये हमारे लिए क्या है, नीड्स है। और ये जो वाईफाई है ये हमारे लिए क्या है बेटा, वांट्स है, ये हमारे लिए क्या होगा, वांट्स होगा। हमें जरूरत किसकी है, वाटर की। लेकिन ये सुरंगी लाल जा किधर रहा है बेटा, क्योंकि आजकल तो सबसे पहले है भाई, पेट में अन्न हो या ना हो, मोबाइल में नेट का होना जरूरी है। अन्न तो 2-4-5 घंटे के बाद भी खा लेंगे, लेकिन अगर उनका रिप्लाई तुरंत नहीं किया तो ब्रेकअप तक बात पहुंच जाएगी, तो वो ज्यादा जरूरी है। तो अब हमने क्या करा, डिसीजन मेकिंग के ऊपर ना बात आ गई इसकी, किसके ऊपर बात आ रही है, डिसीजन मेकिंग, कि हमने अपनी वांट्स को नीड्स बना लिया, और नीड्स हमारा क्या रह गया, वांट्स। वो अलग चीजें हैं, वो अलग चीजें। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली पूछा जाए तो नीड्स का मतलब क्या होता है, जो जिंदगी जीने के लिए आवश्यक है उसको क्या कहेंगे हम लोग, नीड्स। और जो एडिशनल हम चाहेंगे वो क्या होगा बेटा हमारे पास। हमारे घर में टाटा नैनो है, काम चल जाएगा, लेकिन किसी के पास हमने BMW देख लिया, ये हमारी क्या होगी, वांट्स होगी।
घर में सब्जी नहीं है, सब्जी लाना पड़ेगा, ये हमारे लिए क्या है? नीड्स है। तो याद रखिएगा कि सर्वाइवल के लिए जो आवश्यक है, सर्वाइवल के लिए जो जरूरत है, वो हमारा किसके नाम से आ जाएगा बेटा? नीड्स के नाम से। और एडिशनल रिक्वायरमेंट की जो हम बात करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? वांट्स कहलाएगा। तो अगर नीड्स और वांट्स के बारे में पूछेगा तो कर लोगे ना? तो इसलिए आप हमेशा देखिएगा कि जब भी हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करेंगे, जब भी हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में बात करेंगे, तो हम हमेशा लिखते हैं वांट्स। वांट्स इसलिए लिखते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटीज है वो हमारी फुलफिल है, एडिशनल हम क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए हम नीड्स की बात ना के बराबर करेंगे, किसकी बात करेंगे? वांट्स की। लेकिन जहां पर नीड्स की बात कर देंगे वहां पर क्या समझ जाओगे? भैया पहले बेसिक सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नीड्स में हमेशा क्या होगा बेटा? नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। और अगर वांट्स में आएगा तो एडिशनल रिक्वायरमेंट। ओके, जल्दी से ये वांट्स और नीड्स लिख लीजिए, इमेज नहीं बनाना है। ठीक है, सिर्फ वांट्स और नीड्स लिख लिए। हो गया? हो गया? अब देखिए, जो हमने पिछली क्लास में और आज के थोड़ी देरों में बात करी है, अब मैंने बोला था कि जो यहां पर वो चीजें हैं नहीं, लेकिन ये भी चीज है कि जितनी चीजें बताई वो आगे सब इंक्लूड हुआ होगा। तो चलिए जरा देख लेते हैं किस नाम से। तो बेटा आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, स्टार प्लस के बारे में देता है, रिश्ता वही सोच नहीं। सुना है कभी ये? रिश्ता वही सोच नहीं। हम यहां पर वही पढ़ेंगे, काम वही जो हमने अभी तक बताया है, बस उसका नाम थोड़ा सा क्या कर दिया होगा? चेंज कर दिया जाएगा। नाम क्या कर दिया जाएगा? चेंज किया जाएगा। जैसे पहले हम लोग कहते थे कि देखो वो जो है ना गुंडा आदमी है, लफंगा है, लुच्चा है, अब क्या बोलते हैं? बता? नहीं भैया, वो वर्चस्व वाले हैं, बाहुबली लोग हैं, इज्जत से नाम दिया जाता है। लेकिन भैया इज्जत से नाम देने से रहेगा तो वही ना, लफंगा ही ना, गुंडा ही रहेगा ना भाई। तो वही चीज अब यहां पर भी कर ले हैं कि देखिए क्या क्या चीजें हैं। नाम है उसका बेटा फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम दे दिया गया बेटा? फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, मतलब जो अर्थशास्त्र की बेसिक चीजें हैं, बेसिक जरूरतें हैं, जिसके बिना काम नहीं चलता, उसके बारे में बात करना। तो देखिए जरा पहला वर्ड क्या कहता है? ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स। क्या हमने स्कैरसिटी में यही शब्द लिखवाया था? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अच्छा, अगर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड था तो हमने रिसोर्सेज के लिए क्या बोला था बेटा? रिसोर्सेज लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं। अच्छा लिमिटेड ही कह रहे हो, फिर ठीक है, हमको वही से ना अनलिमिटेड। द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर रिलेटिवली स्कैर्स। कमी है या नहीं है बेटा? दिस स्कैरसिटी इज फेस्ड बाय
हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट और नेशन। कि ये जो हमारे पास रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, ये हमेशा हमारे पास क्या होगा? कम होगा या नहीं होगा? ये हमारे पास हमेशा क्या होगा? कम होगा। हमें इसी का ही बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। तो क्या ऊपर में लिखा है? ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट बट रिसोर्सेज आर, बताइए, लिमिटेड। तो लिमिटेड है तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? अल्टरनेटिव यूजना। या ये कह सकते हैं कि जो सामान है उसी का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लो। जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका क्या कर लो? बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लो। कितना हाईएस्ट उससे सेटिस्फेक्शन हम प्राप्त कर सकते हैं उसका काम कर लो, यही कह सकते हैं ना। फर्दर, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज शैल बी एलोकेटेड टू देयर हाईएस्ट वैल्यू यूजेज। कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज था उसके माध्यम से हमने देखा कि जो लोगों की अनलिमिटेड वांट्स है उसको हमें फुलफिल करना है, बट हम उतना फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये देखें कि जो रिसोर्सेज है उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट हम उससे कितना सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं, वो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। वेस्टेज की तो बात नहीं करनी होगी भाई। अगर मान लीजिए कि घर में 12 रोटी बनी हुई हो और 4 लोग खाने वाले हो, तो क्या कभी ऐसा होगा कि एक पहले 10 खा ले बाकी 2 में सब खा लो? नहीं ना। क्या कहते हैं कि चलो कोई नहीं आज कम ही है तो इसी में सब हम लोग क्या करते हैं, मिल बांट के खा लेते हैं। अब 4 लोग हैं, 12 रोटी है, चलो 3-3 सभी खा लेंगे। होगा या नहीं होगा? तो जो रिसोर्सेज था उसी का हम लोग बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे या नहीं करेंगे? या वहां पे बैठ के लगोगे रोने, ना हमें 8 की भूख है, हम पहले 8 खाएंगे उसके बाद बात करेंगे। ऐसा चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि हम रिसोर्सेज को तो बढ़ा सकते नहीं है। जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसी का हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन देखना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर कभी कभी होता है ना बेटा, रिसोर्सेज बढ़ भी जाते हैं, लेकिन अब चूंकि हम लोग यहां पर पीपीसी के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, हमारे सिलेबस में पीपीसी है नहीं, तो उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन 11th में आपने पीपीसी कर्व के बारे में पढ़ा होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नाम सुना है? पक्का ना? वहां पर देखा होगा पीपीसी राइट वर्ड भी शिफ्ट होता है, और राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो उसमें लिखते थे ना डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज। याद आया? डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज। तो हमने क्या बोला? रिसोर्सेज हम बना नहीं सकते, लेकिन कहीं खादान मिल जाए, कुछ मिल जाए तो रिसोर्सेज बढ़ तो सकता है ना। तो बढ़ेगा तो हमें अपने आप उसका यूजेज बढ़ जाएगा ही नहीं बढ़ जाएगा। ओके, चल फिर यहां पर जरा अब देख लीजिएगा, कहता है कि अगर हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखना चाहें, कहता है इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी ट्रांसफॉर्म द स्कार्स रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको कैसे हम गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई जब तक गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट नहीं होगा तो हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी बात करनी होगी हमें। हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दीज गुड्स एंड सर्विसेज एमंग आवरसेल्व्स। अपनों में कैसे उसका बंटवारा होगा। जैसे अभी हमने बोला ना कि 12 रोटी है, 4 लोग हैं, तो हमने 3-3 बांटा या नहीं बांटा। तो भाई जो रिसोर्सेज हैं उसको आपस में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको भी हमें इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा हमें। प्रोसेस बाय विच प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज इज इंक्रीज्ड। अब ये जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जैसे अभी आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं और कितने हैं, 4, 8, 9, 6, 15 बच्चे आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं। अगर हम इन 15 बच्चों को ही अभी से लेकर सितंबर तक पढ़ाएं, हमारा बिजली का खर्चा भी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो ऑटोमेटिक है कि हमारी बैच की स्ट्रेंथ इतनी तो रहेगी नहीं, बैच की स्ट्रेंथ तो होगी नहीं इतनी, ज्यादा नहीं, into 10 कर देंगे।
ओनली 150 से कम क्या होगा एक बैच में। तभी तो हमें भी पढ़ाने का मजा आता है कि सामने जब बच्चे हो तो और ज्यादा एनर्जी आती है। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका कैसे हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, या अगर चलो इसी रूम में बढ़ाते हैं तो भैया ये जो बेंच हमारा सारा खाली पड़ा हुआ है, जब तक ये ना एक एक बेंच भर जाए हम बच्चे बैठा सकते हैं या नहीं बैठा सकते हैं? होगा या नहीं होगा? तो हमें अपने रिसोर्सेज की इफिशियंसी को कैसे बढ़ाना है, किस अनुसार से बढ़ाना है, उसके बारे में भी काम करने की आवश्यकता होगी ना। कौन बताएगा ये बेटा हमें? इकोनॉमिक्स बताएगा। कौन बताएगा ये हमें? इकोनॉमिक्स। फिर कहता है द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट एंश्योर। बेटा एक बता, अगर हमने तुम्हें यह बात बोल दिया कि बेटा अच्छे से अगर मेहनत करोगे ना, अच्छे से पढ़ोगे ना, तुम्हारा रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब इतना सुन लेने से आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा क्या? अरे भैया सॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसकी तरफ कदम तो बढ़ेगा ना। तो जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स में आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन सॉल्यूशन तो मिलेगा, उसकी तरफ कदम तो बढ़ेगा। यह तो इंश्योर जरूर हम कर सकते हैं। भाई अगर आप पढ़ रहे हैं तो हम ये नहीं गारंटी ले रहे कि 100% आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, 100% आप पास ही कर जाएंगे। बट ऐसा नहीं होगा कि चारों सब्जेक्ट मिला के 40 नंबर आए। भाई 190 आ जाए, 195 आ जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी तो 200 से ऊपर भी आते हैं, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कम आ जाता है, लेकिन मेहनत दिखता है या नहीं दिखता है। तो वही इकोनॉमिक्स कहता है कि द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर दैट all problems will be appropriately tackled. All problems will be appropriately tackled, but it would enable us to examine a problem in its right perspective and the deals with the same. कि सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, लेकिन एक तरीके से हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा जिससे हम उस ओर कदम बढ़ा सकते हैं। बेटा एक बताओ, तबीयत खराब है तो कभी कभी माइंड में ऐसी नेगेटिविटी आती है कि बस हो गया, जिंदगी के आखिरी पल गिन रहे हैं, अब बचना मुश्किल ही है। अभी जैसे पिछले अक्टूबर में डेंगू हो गया था, अब डेंगू हुआ था तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। अब जब हॉस्पिटल में अकेले सोते थे तो रतिया में लगता था बस यही रात अंतिम, यही रात भारी, पता नहीं सुबह घर वालों को देख भी पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। लेकिन जब वही डॉक्टर इलाज किया तो एक दिन में तो ठीक नहीं हो गया। ऐसा तो आया नहीं कि अरे बीमार हो आ जाओ, जा हो गया ठीक। ऐसा तो नहीं हो जाएगा, जादू मंत्र की छड़ी तो है नहीं भाई। अलादीन का चिराग थोड़ी ना है कि एकदम घिसा दो बार एकदम तंदुरुस्त, ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर दिक्कत क्या? लेकिन जब उन्होंने दवाई दी, जब उन्होंने चेक किया, जब उन्होंने टेस्ट करवाया, तब लगा हां लगता है अब बच जाऊंगा। फिर धीरे धीरे उम्मीद बढ़ती है नहीं बढ़ती? बेटा 8 दिन में 19 किलो वेट रिड्यूस हुआ था मेरा हॉस्पिटल में। बस उसके बाद तो लगा था अब हो गया, सब कुछ खत्म। ऐसी स्थिति हो गई थी कि जब मैं क्लास लेने के लिए आता था तो एक स्टाफ नीचे से हाथ पकड़ के तब ऊपर तक आता था कि चलिए सर क्लास में, क्योंकि चलने की 19 किलो वेट रिड्यूस होना है। इसमें देखो उसका तो 19 किलो टोटल होगा। कितना है वेट? 45 है। बता, उतना किलो हमको अभी कम करना है। हाँ अभी लगभग 15 दिन पहले मैं डॉक्टर से दिखाने के लिए गया था, लग रहा था थोड़ा शरीर जो है ज्यादा मोटा हो रहा है तो दिखा लूं जाके। वहां पे वेट करवाने के लिए गया था, 102.5 किलो था वेट। डॉक्टर ने बोला क्या खाते हो? मैंने बोला डॉक्टर साहब बस भोजन। तो पूछा रोटी कितनी खाते हो? मैंने बोला वही 12-15 खा लेता। बोलता है इतना खाते हो? मतलब सर बिहारी हैं, उसके अलावा तो उससे कम में संभव ही नहीं कि पेट भर जाए। बिहार, यूपी और हरियाणा वाले ज्यादा खाते हैं, और खास करके हम लोगों की तरफ, जैसे मैं मैथिल ब्राह्मण हूं, तो मिथिलांचल के बारे में अगर कोई जानता होगा तो वहां जानते हो बेटा, हाथ सूखा बाभन भूखा।
हर 5 मिनट के बाद उतना ही खा सकता हूं जितना पहले खाया था, पेट कभी भरता ही नहीं है। नीचे भी मैं जब तक क्लास के बाद बैठा रहता हूं मेरा मुंह चलता ही रहता है। अब डॉक्टर ने बोला वेट रिड्यूस करो, मैंने बोला देखिए भाई खाना यही खाना है, इसके बाद बताइए कि वेट कैसे कम होगा। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, खाने से पहले आधे किलो खीरा खा लिया कर, तो अपने आप पेट का डाइट कम हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है भाई, उसको तो भरना ही है, तो पहले ही है। तो उस दिन से बस यही घास फूस चबा रहा हूं और कुछ कम हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, जैसे ये सब टी शर्ट अभी कुछ समय पहले तक आ नहीं रहा था, एडजस्टेबल नहीं था, अब एडजस्टेबल है, तो इसका मतलब कुछ तो रिड्यूस हुआ है। अब उनको थैंक यू कहने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन फिर पूछना पड़ेगा अब क्या करूं, क्योंकि भाई आपने 10 दिन की दवाई दी थी और साथ ही बोला था ये परहेज करना, तो ये परहेज कब तक कंटिन्यू रखना है ये भी तो बताओ। क्योंकि उन्होंने लिस्ट बना के दिया ये सब नहीं खाना, उसमें लिखा हुआ था समोसा, कचौरी, पराठा, पूरी, मतलब फिर जीना क्यों भाई? जब सब कुछ आपने मना ही कर दिया तो फिर सांस लेने के लिए जी के फायदा क्या भाई? एक ही तो जिंदगी मिली है, उसमें भी खाने पे पाबंदी हो जाए। नहीं, उन्होंने लिखा कि 100 ग्राम फ्रूट्स डेली खाना है। मैंने बोला सर आपको वेट देख के लगता है कि मैं 100 ग्राम में एडजस्ट कर पाऊंगा? आप डायरेक्ट बोल दो काला पानी की सजा दी गई है तुम्हें। तो फिर उन्होंने उसको काटा, बोला 200 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं। चलो ठीक है। मैंने बोला खीरा वगैरह तो अनलिमिटेड है ना? बोला हाँ वो जितना खा सको। मैंने ठीक है, तब अब जाके थोड़ा सा एडजस्टेबल है। तो भैया अब देखो रिसोर्सेज वही है, सेटिस्फेक्शन चाहिए ही चाहिए पूरा, तो अल्टरनेटिव यूज ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो भैया अब रोटी भले ही 4 ही खानी पड़े, लेकिन उससे पहले वो डाइट चाहिए जो पेट कम से कम भर दे, शरीर पे नेगेटिव इंपैक्ट ना दे। तो इकोनॉमिक्स इन्हीं चीजों को बताता है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज उसका कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। ऊपर से नीचे तक जो पढ़े उसमें बस यही बात थी ना, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और अल्टरनेटिव यूज, यही था हमारे पास। इसी को हम लोग यहां पर देखते हैं। लेकिन जब ये चिंताएं आती हैं, जब ये बातें आती हैं, तो यहीं से हमारा काम थोड़ा सा बिगड़ना भी शुरू होता है। हम आगे क्या करें और क्या ना करें, किस बेसिस पर वो बात करनी है, हमें उन चीजों को भी देखने जरूरत हो जाता है, उन चीजों की भी आवश्यकता हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 12th के बाद क्या करेंगे, अलग अलग रास्ते हैं ना भाई। सीयूईटी का पेपर दें, किसी कॉलेज में एडमिशन ले, मस्त रहे भैया। सीयूईटी से नहीं हो रहा है, किसी कोरेस्पोंडेंस कॉलेज में ले लिए, घूम फिर रहे, आराम से मजे कर रहे, बात खत्म। बीबीए बीसीए करना स्टार्ट है ना। सीए में भी सीए सीएस सीएमए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग ऑप्शन है, ये नहीं है। तो मतलब इंसान हम एक, सामने रास्ता अनेक, चलना किस पर है, इसी को कहते हैं बेटा डिसीजन मेकिंग। क्या कहते हैं इसको? डिसीजन मेकिंग। मुझे याद है जब मैं सीए फाइनल में था क्या अभी हूं, पेपर ही नहीं दिया कभी। तो जब मैं सीए फाइनल में था, बात है 2014 की, 2014 की, 13-14 के आसपास, जून की बात है। आईसीआई से मेरे पास कॉल आया, क्योंकि उस टाइम में 6-7 साल हमें लक्ष्मीनगर में पढ़ाते हुए हो गए थे, तो थोड़ा सा नाम तो गलती से बन ही जाता है। तो आईसीआई से फोन आया कि क्या आप पढ़ाना चाहते हैं यहां पर। मैंने बोला भाई ये टैग तो हर कोई लेना चाहता है कि आईसीआई के अंदर पढ़ा चुका हूं, तो मैं क्यों मना करूं। लेकिन मैंने फिर भी पूछा पैसा क्या दोगे भाई, जरूरत तो पहले उसकी है। अगर मान लीजिए मैं अपने एक कैरियर को छोड़कर दूसरे में आ रहा हूं, तो मेन जो हमारा इंपैक्ट है वो आता है पैसा पे। भाई सीए बनेंगे तब भी पैसा कमाने के लिए काम करेंगे, तो टीचिंग लाइन में भी आ रहे तो पैसा के बात तो करेंगे। तो बोला कि सर पर क्लास 2800 रुपीज आपको मिलेगा। मैंने बोला चल ये तो थोड़ा सा ठीक है, 2-2.5 घंटे पढ़ाना है, कौन सी बड़ी बात है, 2800 रुपए आ तो जाएगा पर डे। तो हमने वहां पर ज्वाइन कर लिया। लेकिन पहले उन्होंने हिडन चार्जेज बताया नहीं। जब ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद बोलता है कि सर देखिए ना, आपको 2 में से एक चीज सिलेक्ट करना होगा, या तो यहां पढ़ाएंगे या फिर सीए कंटिन्यू करेंगे। बोले ये कौन सी बात होगी भाई। अब फाउंडेशन क्या, उस टाइम में सीपीटी होता था, सीपीटी कर लिया, सीए इंटर कर लिया, फाइनल का मेरा अब अटेम्प्ट ड्यू आने वाला है, और आप बोलते हैं कि छोड़ दो, ऐसे कैसे। बोला ना जी,
आप एक ही इंस्टीट्यूट में टीचर और स्टूडेंट दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि आईसीआई के अंतर्गत अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो एज ए स्टूडेंट और वहीं पर आप एज ए टीचर काम कर रहे हैं, तो यह कैसे संभव हो सकता है भाई? क्योंकि सास भी कभी बहू तो ये चलेगा, सास ही बहू है, ये कैसे चलेगा? जो फैक्ट है, मैं टीचर हूं तो मैं बोल सकता हूं कभी ना कभी मैं यहां पर स्टूडेंट था, लेकिन टीचर और स्टूडेंट दोनों हूं, ये कैसे चलेगा? या तो आप टीचर होंगे या तो स्टूडेंट होंगे। तो मुझे मजबूरन वहां पर फिर सीए ड्रॉप करना पड़ा। और फिर जब कहते हैं ना बेटा एक बार दलदल में उतर जाते तो फिर दोबारा पीछे मुड़ के देखते नहीं कि क्या है, उसके बाद धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते चले गए, सब वहीं रह गया। हाँ, अब ये अच्छा है कि 5,000 रुपए कमा लेता हूं मंथली, तो सीए के बराबर तो कमा ही लेता हूं, जितना सीए करके कमाता उतना तो कमा ही लेता हूं, 2,000-5,000 रुपए महीने कमा लेता हूं। तो डिसीजन मेकिंग वहां पर मेरे पास आया ही नहीं आया। एक तरफ क्या था, सीए फाइनल का पेपर देना, और एक तरफ क्या था बेटा, यहां पर कंटिन्यू करना और पैसे कमाना। दो ऑप्शन आ गए ना। तो जहां पर दोराहे का ऑप्शन आ गया, वहीं पर जरूरत होती है डिसीजन मेकिंग की। उसी को मैंने एक छोटे से इमेज के माध्यम से यहां पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। देखो बेटा, खाली मन शैतान का, दिमाग में देख रहे हो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इन भाई साहब के देख रहे हो ना दिमाग में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आगे ऑप्शन क्या देगा, आपने 12th कर लिया, कहीं पर छोटा मोटा जॉब कर लेता हूं या एक आध ट्यूशन पकड़ लेता हूं, पैसे आएंगे। बहुत घर वाले ने परेशान कर रखा, पॉकेट खर्च नहीं देते, कुछ पॉकेट खर्च तो आएगा। अगर आपने इधर मुड़ लिया, आगे का रास्ता आपके लिए कठिन हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। फिर आपने सोचा ना ना पैसा वैसा नहीं कमाएंगे, पढ़ना है हमें, जुनून में पढ़ने के लिए आगे बढ़े। फिर दोस्तों ने बोला अरे क्या पढ़ लिखे थे, चल दुनिया की सैर सपाटे पे निकलते हैं हम लोग। हो गया बेटा, क्या आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आपने अपना गोल सीधा रखा तो एक समय क्या आएगा, पैसा ही पैसा है कि नहीं? देखे हो ना हेरा फेरी मूवी, बाबू भैया पैसा ही पैसा। तो आपको अपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर ध्यान रखना होगा ना। किसके ऊपर काम करना होगा? डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा जरूरी होता है इकोनॉमिक्स के लिए। तो भाई डिसीजन मेकिंग तो तब होगा ना जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो। अगर ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल हो तो काहे का डिसीजन मेकिंग? घर वाले आए बोले सुनो कल चलना है लक्ष्मी नगर टॉपर्स क्लासेस में, तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, सीए करना है। आप बोलोगे यस। कोई ऑप्शन रहा? फिर कोई ऑप्शन रहा? नहीं रहा, ऑप्शन साफ। तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास ऑप्शन का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? ऑप्शन का होना जरूरी है। तो चलिए जरा देखते हैं, इसी के बारे में एक बार पढ़ते हैं। जो मैंने बता दिया ना कि ऑप्शन होना चाहिए, स्कैरसिटी होनी चाहिए, तभी जाकर के डिसीजन मेकिंग होगा, नहीं तो डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं है। भाई घर से आपके 10,000 रुपए आए और पूरे महीने गुजारना है, तो आपको पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज 10,000 ही है, तो डिसीजन मेकिंग की जरूरत होगी। दोस्त बोलेगा मूवी देखने चलो, अरे हम मूवी नहीं देखते हैं। लेकिन अगर वहीं पर दोस्त बोले मैं दिखा रहा हूं, हाँ चलना, कब चलना है बता, कुछ खिलाएगा भी ना, हो गया ना भाई। अगर रिसोर्सेज की कमी नहीं है तो फिर डिसीजन मेकिंग का आएगा। अगर रिसोर्सेज की कमी ही नहीं है तो काहे का डिसीजन मेकिंग। लेकिन अगर रिसोर्सेज की कमी है तो डिसीजन मेकिंग होगी या नहीं होगी? डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे या नहीं करेंगे? उसी चीज को यहां पर हम लोग देखते हैं, उसी को समझते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है डिसीजन मेकिंग रेफर्स द प्रोसेस ऑफ selecting an appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining desired end from two or more alternative course of action। कि दो या दो से अधिक ऑप्शन थे आपके पास, उसमें से आपने कौन सा बेस्ट वन सिलेक्ट किया है, यही क्या कहलाएगा बेटा? डिसीजन मेकिंग ना। ऊपर इमेज में यही समझाया था ना कि अलग अलग रास्ता है, आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, यह ध्यान में रखने योग्य बात है, यह समझने वाली बात है।
तो ये किसके अंतर्गत आएगा बेटा? डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? ये हमारा डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत। कहते हैं 10 डिसीजन मेकिंग अराइजेज ओनली इफ देयर इज, अगर चॉइस अवेलेबल नहीं है तो डिसीजन मेकिंग की जरूरत होगी। भाई ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए ना। अल्टरनेटिव का यहां पर मतलब कि चॉइस अवेलेबल का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन ना। तो भाई जब ऑप्शन अवेलेबल होगा तब ना। अगर घर वाले ने बोल दिया कि वहीं पर पढ़ना है और ये करना है तो कोई ऑप्शन है फिर अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर घर वालों ने आपसे ये पूछा कि बेटा बताओ आगे क्या करने का तुम्हारा इच्छा है, तब ना आपके पास डिसीजन मेकिंग शब्द आएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि जहां पर चॉइस अवेलेबल होगा वहां पर डिसीजन मेकिंग हो सकता है, वहां पर डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे। फिर उसके बाद कहता है इन अदर वर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइजेज बिकॉज आवर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट आर लिमिटेड एंड कैन बी एम्प्लॉयड इन अल्टरनेटिव। क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेज ये हम आपको जब प्रोडक्शन पढ़ाएंगे ना वहां पर पढ़ाएंगे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बारे में। क्योंकि प्रोडक्शन में इनके बिना कभी भी कोई भी प्रोडक्शन की बात हम लोग नहीं कर सकते, इसके बिना प्रोडक्शन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अगर ये हमारे पास रिसोर्सेज है तो इसका हमको अल्टरनेटिव की बात करनी पड़ेगी ना, देखना पड़ेगा ना कि कैसे क्या यूटिलाइज कर पा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग इज नॉट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एज द इकोनॉमिक एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। बेटा आपके बाबूजी बोले कि बेटा सीए करना है और वहां से करना है, आप बोले हमारा बीसीए करने का मन है, बोल पाओगे? जी पापा आप जो कहेंगे। इच्छा नहीं थी पापा लेकिन आप कह रहे हैं तो कर लेंगे। सीधा यही जवाब आता, ये नहीं आता। या ऐसे बोलोगे नहीं करेंगे, करके दिखा दो, नहीं जा रहा मैं। बेटा घर का वो आखिरी दिन होगा, बढ़िया से कूट दिए जाओगे, फिर बोलेंगे बेटा अपना दुनिया देख ले, जो करना है अब कर ले। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात करते हैं, सीधी बात कर सकते हैं। क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है ना बेटा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर। आपने बीएसटी में एक चैप्टर पढ़ा होगा बिजनेस इन्वायरमेंट, है कि नहीं? क्लियरली बोला था बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, हाईली कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इंडिविजुअली पढ़ना तो आसान है लेकिन अगर एक साथ दे दिया जाए तो बहुत टफ है। ये नहीं है, होता ये नहीं होता टफ। तो इसलिए हम ये कह दे सकते हैं देखो ये जो चेंजेज है हमारा ये हाईली कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है, बदलता रहता है ना भाई। अभी आप देखिए कुछ समय पहले तक हम लोग जब मूवी देखने के लिए जाते थे तो सिनेमा हॉल में लाइन में बाहर लगते थे, फिर टिकट कटाते थे और जब नंबर आता था तो लिख देता था हाउसफुल। लेकिन आजकल बुक माई शो ऑनलाइन है ही सीट चाहिए, ये ले बुक। होता ये नहीं होता, बदलाव हुआ ये नहीं हुआ भाई। पहले ऑटो वगैरह के लिए 10 जगह पे बोलते थे इतना लेंगे इतना लेंगे, अब क्या बोलते हैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं ये ले उबर ओला। होता ही नहीं होता। बिहार में हमारे भाई ने शुरू करी है रोडवेज कंपनी की, अभी कुछ समय पहले शार्क टैंक में भी आया होगा दिलखुश कुमार, हाँ मेरा मौसेरा भाई है वो। तो अब उसमें क्या है कि बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेंजेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो चेंजेज हो रहा है, ये जो बदलाव की बातें कर रहे हैं, ये जो हम लोग बदलाव को देख रहे हैं, ये हमेशा बदलता रहता है और हमें उस अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, उस अनुसार हमें अपना डिसीजन मेकिंग लेना होता है या नहीं लेना होता है, उसके बेसिस पे ना हम लोग बात करते हैं। तो ये चीजें देखने की जरूरत है। ऑल्सो बिकॉज डिसीजन आर टू बी टेकन अंडर कंडीशंस ऑफ इम्परफेक्ट नॉलेज एंड अनसर्टेनिटी। बेटा आप अगर सीए करने के लिए आए तो आपको 100% उसके बारे में नॉलेज नहीं है, 100% इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपने बोलिया कि हाँ सीए करना है, फिर उसका काम करते जाएंगे तब लगेगा हाँ अब ये हमने सही सेलेक्ट किया है। ओके, तो अब अगर देखिए इसका अगर समरी देखा जाए तो समरी आसान शब्दों में क्या बन जाएगा बेटा हमारे लिए कि कब हम लोग क्या करेंगे डिसीजन मेकिंग। बेटा रिसोर्सेज हैविंग सिंगल यूज,
क्या हमें डिसीजन मेकिंग की करने की जरूरत है? घर वालों ने बोल दिया सीए ही करना है और वहां से करना है, कोई ऑप्शन। तो अगर रिसोर्सेज का सिंगल यूज है तो फिर किसी भी तरीके का कोई ऑप्शन वाली बात नहीं है, तो कोई भी डिसीजन मेकिंग की बात यहां पर नहीं आएगी। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, पैसा ही पैसा भरा हुआ है घर में, खर्चा करने में सोचोगे? जरूरत ही नहीं है। अगर रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड है, अरे कौन गिर गया? अगर रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड है तो किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है और अल्टरनेटिव यूज है तो डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो ये चीजें ध्यान में रखना है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इतनी चीजें हमारे लिए आवश्यक होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है।